हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर चल रहा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास के पदार्थ या हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ है उनके ऊपर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ होता क्या है। लास्ट सेशन में आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, उनकी 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। आज के सेशन में उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, बट क्विक रिवीजन ले लेंगे जो जो अभी तक आपने पढ़ा है। मैटर इन आवर सराउंडिंग, एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज रेफर्ड टू एज मैटर। ओके, एनीथिंग, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है जो स्थान घेर रही है उसको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे आपकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज हैं तो ये पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। शुगर हो गया, सैंड हो गई, आपका एयर हो गया, वाटर हो गई, जल, हवा, जलवायु की बात कर रहे हैं आप लोग, चीनी की बात कर रहे हैं, रेत की बात कर रहे हैं, ईंटों, पत्थर, कुर्सी, मेज, आपकी किताबें हैं, नोटबुक्स हैं, आपका बैग है, आपके आगे लगी स्क्रीन है, ये सारी चीजें किसमें आ रही है? पदार्थ की श्रेणी में आ रही है। ठीक है। एंड स्मॉल minuscule particles make up matter due to the space between them. Matter particles are attracted to one another. Okay, बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना, जिनको आप माइन्यूट पार्टिकल्स भी कहते हैं, ऐसे माइन्यूट पार्टिकल्स आपस में मिल करके पदार्थ को बनाते हैं। यानी जो कोई भी पदार्थ है, अगर मैं इस पेन को पदार्थ बोल रही हूँ, ये पेन पदार्थ की श्रेणी में है, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होगा। ठीक है ना। और ये पदार्थ के जो कण है ये आपस में कुछ दूरी पर स्थित रहते हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्थान होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का स्थान होता है, यानी कि किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। और ये पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम मैटर इन सराउंडिंग्स में देख रहे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बोला अभी जो वो पदार्थ के कण है ना, उन कणों की जो बीच में स्थान है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स मिल रहा है, उनके आधार पर हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं की बात हम करते हैं। ठीक है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि पदार्थ के जो कण हैं वो कुछ उनके बीच में कुछ स्थान होता है, वो स्थान कम है, ज्यादा है या बहुत अधिक है, उसके आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं बनेंगी। मैंने 3 प्रकार की अवस्थाएं आपको बताई थी, जहां पर पहला जो था जिसमें पदार्थ के कण बहुत ही पास पास स्थित थे, यानी कि उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम है। रिक्त स्थान बहुत कम है, अट्रैक्शन का फोर्स क्या है? बहुत स्ट्रांग है या प्रबल प्रकृति का है, तो ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कह रहे थे। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमने यहाँ पर फेज देखा या स्टेट बोल सकते हैं, अवस्था बोल सकते हैं, वो देखिए उसमें क्या हुआ, उसमें जो कण थे वो थोड़ा दूर दूर चले गए हैं और अट्रैक्शन का फोर्स पहले वाले की तुलना में कम हो गया, उसको हमने द्रव अवस्था बोला। तीसरा हमने जो अवस्था देखी, उस अवस्था में पदार्थ के कण और ज्यादा दूर स्थित थे और वहां पर हो क्या रहा था, उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत कम था, यानी दुर्बल प्रकृति का था उन दोनों की तुलना में। और इसे क्या कहा गया? इसे गैसीय अवस्था कहा गया। तो इस बेसिस पर हमने मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाओं की बात यहाँ पर की, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना। चलिए, ठोस, द्रव, गैस को पढ़ने के बाद हमने क्या बोला कि इन तीनों ही अवस्थाओं में टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर कम करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे पदार्थ की अवस्था बदल, ठीक है ना। किस प्रकार से बदलती है? जैसे आइस यानी बर्फ का एग्जांपल लिया गया कि बर्फ जैसे फ्रीजर में होती है, तापमान कम होता है वहां पर, उसको हम बाहर निकालते हैं, यानी तापमान बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या हो रहा है? बर्फ बाहर निकालने पर पिघलने लगती। तो वो ठोस अवस्था में थी जब वो बर्फ के रूप में थी, पिघल करके पानी बन रही है तो द्रव अवस्था में आ रही है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पदार्थ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जब वो पानी बन गया बर्फ से पिघल करके, हमने उस पानी को गर्म करने के लिए रख दिया। ठीक है, हमने गैस जला दी, बर्नर जला दिया, कोई भी हीट का सोर्स या मीडियम ले लिया जिसके ऊपर उसे रखा और धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू। ठीक है ना। गर्म होने के बाद एक टेम्परेचर पर पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है और उसकी भाप बनने लगती है। तो वो क्या है? तापमान बढ़ाने से पानी के रूप में जो द्रव अवस्था में आपको दिख रहा था जल, वो अब गैसीय अवस्था में भाप के रूप में जा रहा है। तो यानी तापमान बढ़ाने से ठोस से, यानी बर्फ से हम लोग पानी मिला, द्रव में आए,
और द्रव से हमने फिर तापमान बढ़ाया, वो गैसीय अवस्था में यानी भाप के रूप में आपका परिवर्तित हो गया। ठीक है, सेम आपका कैसे होगा, ठीक इसी की तरह आपने इसका उल्टा करेंगे, यानी टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो गैस से द्रव और द्रव से ठोस में आपका पदार्थ चला जाता है। ठीक है, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर आप जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करने से आपका जो पदार्थ है वो गैस से ठोस और ठोस से द्रव में आता है। ठीक है ना, वही प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये हम आने मतलब आगे अभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डीप में। ठीक है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने बोला 3 स्टेट है मेनली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में के रूप में आपको जल का एग्जांपल लिया गया, चूंकि तो ये बर्फ दिख रही है, द्रव के रूप में पानी दिख रहा है आपको, और गैस के रूप में आपको भाप दिख रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट। ठीक है ना, ठोस अवस्था में क्या होता है, तो हमने बोला कि पदार्थ, ये कोई पदार्थ है आपका पूरा एक, ठीक है, ये पेन मान लो, ये पेन है यहाँ पर बना रखा, इस पेन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ये हमें विजिबल हो इसलिए बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं, लेकिन इस पेन के अंदर बहुत छोटे छोटे कण होंगे जिनसे ये पेन मिलकर के बना हुआ है। पेन यानी कि पदार्थ की बात, ठीक है ना, क्योंकि हमें समझना है इसलिए हमने उन कणों को बहुत बड़े बड़े बॉल के समान संरचना के रूप में दिखाया। ठीक है, अब आप ठोस में क्या देखें, जो ये पेन आपका ठोस अवस्था में, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको कैसे ठोस अवस्था में है वो समझेंगे। पेन में जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्थान आपको नहीं दिख रहा है, बहुत कम स्थान, रिक्त स्थान बहुत कम। ठीक है, और रिक्त स्थान कम है, अट्रैक्शन का फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि प्रबल प्रकृति का होगा। ठीक है, और ठोस में क्या होता है, मैं बता रही हूं आपको, ये पेन है, ये ठोस अवस्था में है, इसका अपना एक क्या है, डेफिनेट शेप है, एक निश्चित आकार है। ये आकार इसका ऐसे ही रहेगा जब हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर हाथ के ऊपर रखा है तो इसका ये आकार है, इससे उठा करके मैं दूसरे हाथ पे रख रही हूँ तो ये आकार बदल जाएगा, आकार इसका यही रहेगा। ठीक है, चाहे मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ चाहे ऐसे पकड़ रही हूँ, कैसे मैं पकड़ रही हूँ इसका आकार यही रहेगा। तो ठोस में क्या है, निश्चित आकार। इसके अलावा हमने क्या बोला, ये स्थान घेरते हैं, आयतन रखते हैं ना, स्थान घेरते हैं, तो जितना स्थान इसने मेरे ये लेफ्ट हैंड में ऑक्यूपाई किया स्पेस, यानी कि जितना स्थान इसने यहाँ पर घेरा, अगर मैं इसको उठाकर इधर रखूं तब भी ये उतना ही स्थान घेरता है। तो स्थान घेरने से क्या तात्पर्य है, आयतन। तो यानी ठोसों का आयतन भी क्या है, निश्चित। तो आकार निश्चित हो गया ठोसों का और आयतन भी निश्चित। ओके, इसके अलावा क्लोजली पैक्ड है आपके जो आप जिनको पार्टिकल्स बोल रहे हैं ना, यानी कि कण क्या है, बहुत पास पास है, तो उनको मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है ना। अगर बहुत ज्यादा स्पेस होता उनके अगल बगल तो वो कहीं भी मूव कर सकते थे, लेकिन उनके आसपास ज्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए ज्यादा मूवमेंट उनमें देखने को नहीं मिलती है। ये भी पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, और ये डिपेंड करता है उनकी फिजिकल स्टेट पे कि उनका मोशन होगा किस प्रकार, मोशन यानी कि गति में रहेंगे। जैसे ये पेन है, इसके अंदर जो कण है वो भी कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका मूवमेंट इतना कम है कि ये पेन अपना एक निश्चित आकार बनाए हुए, हमें ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि मैंने पेन ऐसे रखा और ये मूव करने लगे, नहीं मूव करेगा, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल है उनमें मूवमेंट होती है। ठीक है ना, लेकिन वो वैसी होती है, नगण्य होती है, बहुत कम होती है। तो सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड क्या है आपका, solid is the fundamental state of matter. The molecule in a solid are closely packed together and contain the least amount of kinetic energy. ठीक है ना, एक दो वर्ड आए हैं, मॉलिक्यूल आया एक, तो आपका मॉलिक्यूल जिसको मैं पार्टिकल बोल रही हूँ वही मॉलिक्यूल, आगे मॉलिक्यूल आपको क्लियर हो जाएगा जब मॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल मॉलिक्यूल से यहाँ पर समझिए पार्टिकल की बात हो रही, कण की बात हो रही। मॉलिक्यूल को अणु कहा जाता है, लेकिन हम कण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वो कण आपस में क्या है, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड यानी कि बहुत पास पास, एंड कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उनकी गतिज ऊर्जा कैसी है, बहुत ही कम है, इसी वजह से मूवमेंट क्या है, बहुत कम। अ सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड रेजिस्टेंस टू अ फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस। सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसे हम बताते हैं कि रिजिड होता है, दृढ़ता होती है, रिजिड है ना,
पेन, मैं दबा रही हूं, दबाने पर ये अपना आकार नहीं बदल रहा, तो ये कैसा है, ये दृढ़ है आपका। रेजिस्टेंस टू अ फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस, यानी कि जो फोर्स मैं इस पर अप्लाई कर रही हूं उसका ये विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है ना, अगर विरोध नहीं करता तो इसको दबाने पर ये आसानी से दब जाता। जैसे आपके आगे चेयर है, टेबल है, उसको प्रेशराइज करिए, उसको दबाव डालिए तो वो दबेगी नहीं आसानी से। तो वो क्या कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो प्रतिरोध कर रहा है उस दबाव का जो आप उस पर अप्लाई कर रहे हो। तो ये ठोसों में, यानी कि कुर्सी और मेज की जो हम बात कर रहे हैं, चेयर टेबल, वो सॉलिड स्टेट में यानी कि ठोस अवस्था में है। इसके अलावा मैंने क्या बोला, इनका जो आकार और आयतन होगा वो निश्चित होगा, यानी कि शेप और आपका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट। क्लियर? तो ठोस, ठोस पदार्थ की एक अवस्था है। ठोस क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर की जाती है, यानी कि जो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है उस प्रेशर का, यानी कि उसमें रिजिडिटी है। सिंपल सी बात है, ज्यादा बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, एक तो दृढ़ है क्योंकि दबा रहे हैं तो दबाने पर अपना आकार आसानी से परिवर्तित नहीं कर। दूसरा क्या बोला मैंने, कण बहुत बहुत पास है और इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, ठीक है। और क्या बोला, शेप और वॉल्यूम जो है, आकार और आयतन जो है वो निश्चित पाया जाएगा ठोस। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलें। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये डिफरेंसेस में भी आप लोग देखेंगे, जब हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपका ये सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। इसको जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो सामान्य भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनमें संरचनात्मक दृढ़ता होती है जो आरोपित बल का या बल के प्रति अवरोध उत्पन्न करती है या बल का प्रतिरोध करती है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, ठीक है। वाटर बॉटल सभी के पास होगी, उसमें देखिए उसमें क्या है, वाटर बॉटल में वाटर ही होता है, जल होता है। तो पानी को देखिए, पानी में क्या क्या गुण आपको देखने को मिल रहे हैं। जो जो गुण आपको पानी में देखने को मिल रहे हैं वही पदार्थ की द्रव अवस्था में आपको देखने को मिले, ठीक है ना। पानी में सबसे बेसिक सा गुण क्या है कि वो बहता है ना। हम पानी कहीं पर डालते हैं किसी सरफेस पे, अगर हमने किसी वेसल से यानी कि किसी बर्तन से बाहर निकाल दिया है पानी तो वो बहने लगता है, लेकिन उसकी नॉर्मल कंडीशंस पर उसकी बहने की दिशा एक ही होती है कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहे, है ना। नीचे से ऊपर जब आप बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके आपका पानी नीचे से ऊपर जाएगा, अदरवाइज पानी फ्लो करता है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन। इसके अलावा आपने देखा है कि पानी का आकार निश्चित नहीं होता, यानी अभी जैसे यहाँ पर ग्लास दिखाया गया है, ग्लास में है पानी, इसको मैं निकाल करके किसी बॉटल में ट्रांसफर कर दूं, सेम इसी वाटर को, इसी जल को, तो वो वहां पर बॉटल का आकार ले लेगा। मैंने उसको बीकर में डाल दिया, बीकर का ले लेगा, कोनिकल फ्लास्क में डाला उसका ले लेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है, स्थान उतना ही घेरेगा। यहां पर इसने इस ग्लास का आधा पार्ट कवर किया है, ठीक है। सपोज ये 250 ml वाटर कितना है, 250 मिलीलीटर जल है, ठीक है, जो द्रव अवस्था में। इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं 1 लीटर की बोतल में ट्रांसफर कर रही हूँ। सपोज ये 1 लीटर की बोतल है आपकी, मैंने इसमें डाल दिया,
लेकिन ये इस 1 लीटर का भी कितना आयतन ग्रहण करेगा, 250 ml, जहां तक 250 ml आता होगा, सपोज यहां तक 250 ml आता है तो ये यहीं तक इसका कवर करेगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं इसको 250 ml के ही जार में रख रही हूं तो ये इसको फुल कर देगा, क्योंकि ये 250 ml का ही है ना। और मैं इस 250 ml को बड़े से 500 या 1000 लीटर के टैंक में डालूंगी तो उसमें ये उतना ही स्थान कवर करेगा जो 250 ml होगा, उतना ही आयतन भी। तो यानी आयतन क्या है, निश्चित है। इससे पहले वाली लाइन मैंने क्या बोली कि आकार क्या है, अनिश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। शेप क्या है, इनडेफिनिट है, यानी कि क्या हो रहा है, आकार बदल रहा है। जिस भी वेसल में डाल रहे हो, जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं, उसका ही आकार ग्रहण कर रहा है। ग्लास में डाल रहे हैं, ग्लास का शेप ले रहा है, बॉटल में डाल रहे हैं, उसका शेप ले रहा है, अपने का बीकर में डाला, उसका शेप लिया, ठीक है। जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं उसी का शेप ये ले रहा है, यानी शेप जो है वो इनडेफिनिट है, यानी आकार क्या है, अनिश्चित है। आकार निश्चित नहीं, आकार कुछ भी हो रहा है उसके बाहर जो कंटेनर है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आयतन निश्चित है, क्योंकि स्थान उतना ही घेर रहा है, प्रत्येक जगह स्थान अलग अलग नहीं घेर रहा है। इससे पहले वाले में हमने क्या बोला, आकार भी निश्चित था, आयतन भी निश्चित था। आकार वही था, आपके क्लासरूम में कोई टेबल है, जितना स्थान इस क्लासरूम में घेर रही है, दूसरी क्लासरूम में लेके जाएंगे वहां पर भी उतना स्थान घेरेगी, तो आयतन उसका निश्चित था, आकार निश्चित था, क्योंकि टेबल इस रूम में भी वही उसका आकार है और दूसरे रूम में भी वही आकार, चाहे क्लासरूम का जो आकार है, साइज है, वो कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या किसी भी तरह से बदल रहा है उसका आकार, पर उसका नहीं बदल रहा था, ठोस का नहीं बदल रहा, आकार और आयतन दोनों निश्चित है। लेकिन द्रव में हमने क्या बोला, आकार अनिश्चित है, निश्चित नहीं, ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी जो सबसे पहले बताई, यानी बहने का गुण होता है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इसके अलावा इस पे दबाव लगाते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा संपीड्य भी नहीं, यानी दबती नहीं है, पानी को दबाएंगे तो दबता नहीं है, ओके। तो इस तरह से हम किसकी बात करते हैं, द्रवों की बात करते हैं, लिक्विड। अ लिक्विड इज अ नियरली इनकम्प्रेसिबल, क्या है, नियरली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है, कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, नियरली इनकम्प्रेसिबल यानी कि लगभग असंपीड्य है, यानी कि उसको संपीडित, संपीड्य वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब है दबाव बनाना, और दबाव बना करके किसी चीज का जो आकार है वो बदलना। तो पेन का आकार नहीं बदल रहा था, है ना, ठोस को हमने यही तो बोला कि जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स उसको रेजिस्ट करता है। द्रव भी असंपीड्य, द्रव को हम दबा रहे हैं तो वो इजीली दब नहीं रहा, तो इसीलिए कहा गया लिक्विड इज अ नियरली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट कंफर्म to the shape of its container but retains a constant volume independent of pressure। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लिक्विड स्टेट है किसी भी मैटर की, जल का तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी मैटर की हो सकती है। मैं इस पेन को पिघला दूं, पिघला करके ये भी तो द्रव अवस्था में आ जाएगा ना, तो उसमें भी एक गुण आपको देखने को मिलेगा। आपने बहुत सारी चीज, जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, लोहा हो गया उसको पिघलाते हैं, तो बहुत सारी ठोस अवस्था में पदार्थ होते हैं जिनको पिघलाया जाता है। तो पिघलाना यानी कि द्रव अवस्था की बात करते हैं, तो वो द्रव अवस्था में क्या गुण पाया जा रहा है, एक तो इनकम्प्रेसिबल है, नियरली इनकम्प्रेसिबल है, और शेप किसका ले रहा है, जिस कंटेनर में डाला जा रहा है, जिस बर्तन में, जिस वेसल में डाला जा रहा है उसी का शेप ले रहा है, और वॉल्यूम कैसा है उसका, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अगर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया है तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहे, क्लियर। As such, it is one of the four fundamental state of matter and is the only state which with a definite volume but no fixed shape, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पर 3 फंडामेंटल स्टेट्स पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 की बात करेंगे, आपके सिलेबस में 3 है, ठीक है ना। 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इज द ओनली स्टेट, ये अकेली ऐसी अवस्था है विद अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, ये अकेली ऐसी अवस्था है जिसमें आपका शेप फिक्स नहीं मिलेगा लेकिन आयतन क्या मिलेगा, उसका निश्चित मिलेगा, यानी कि आयतन निश्चित मिलेगा लेकिन आकार अनिश्चित मिलेगा। तो अकेली ऐसी स्टेट है, इससे पहले वाली स्टेट में दोनों चीजें निश्चित थी। आगे आने वाली जो स्टेट है गैसीय अवस्था जिसको बोल रहे हैं गैसीय स्टेट, उसमें भी आपको आकार और आयतन डिफरेंट मिलेगा इससे। तो
क्या बोला, ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से अकेली ऐसी अवस्था है जिसमें आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित। ठीक है। द्रव एक लगभग असंपीड्य तरल पदार्थ है जो इसके कंटेनर के आकार के अनुरूप होता है, या आप बोल देंगे इसको यहां तक नोट करेंगे। देन जो जिस बर्तन में डाले जाते हैं या रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इनका इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है। फिर यहां से नोट करेंगे। ठीक है, ये नोट नहीं करना है, यहां से नोट करेंगे। यह पदार्थ की तीन मूलभूत अवस्थाओं में से एक है और एक निश्चित आयतन वाली एकमात्र अवस्था है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं है। कर लिया नोट? हैंड रेज करो लिखनी खाल। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्टेट है जो गैसियस स्टेट। ठीक है ना। अब गैसियस स्टेट जैसे वायु है हमारा, वायु क्या है, पदार्थ की गैसीय अवस्था। अब वायु में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, एक तो जो हमने द्रव में देखी थी सबसे पहली प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी, बहने का गुण। ठीक है ना। तो फ्लो कैसे करती है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है हवा। हवा की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि इधर से इधर ही जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो जब हम किसी भी, जैसे परफ्यूम होता है, ठीक है ना, परफ्यूम हमने किसी एक कोने पर स्प्रे किया और उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत दूर तक चली जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो फ्रेग्रेंस की तरह यूज किए जाते हैं और उनकी स्मेल बहुत दूर तक जाती है। क्यों जा रही है दूर तक, क्योंकि जो गैस के ये कण दिखाए गए हैं ना, ये रैंडमली मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, गतिज ऊर्जा बहुत अधिक है और कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तो मूव करते करते अपने साथ स्मेल के पार्टिकल्स को भी क्या कर रहे हैं, दूर तक ले जा रहे हैं। दूसरा, जो वायु के कणों की बात हम करेंगे, यानी पदार्थ की गैसीय अवस्था में कणों की बात करेंगे, वो कण कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कणों का अरेंजमेंट जो होता है, इससे पहले वाले में ये पॉइंट नोट करिए कि इससे पहले वाला आपने देखा जो कण है वो बहुत पास पास है, तो रिक्त स्थान कैसा है, बहुत कम है। लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स, जो कण है, सपोज ये दो कण है, ये बहुत पास पास है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो प्रबल प्रकृति का होगा, ठोस में। जब हम द्रव अवस्था में आए तो वही कण आपके दूर दूर चले गए। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ तो कण आपने बड़े बताए, नहीं, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए उसको बड़ा बताया गया है, कणों के साइज की बात नहीं हुई है यहाँ पर। ठीक है ना। फिर जो कण थे वो यहाँ पर थोड़े दूर चले गए द्रव अवस्था में, और जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, ठोस की अपेक्षा दुर्बल हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ओके। जब हम गैसीय अवस्था में आए तो अब ये कण और दूर दूर चले जाएंगे ठोस और द्रव अवस्था की तुलना में। ठीक है ना। अब दूर दूर चले गए कण। दूसरा मैंने क्या बोला, गतिज ऊर्जा बहुत अधिक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपन है कणों में, और उसके साथ साथ हमने क्या देखा कि वो अपने साथ किसी भी चीज की स्मेल है उसके उसको क्या कर रहे हैं, अपने साथ मूव करके बहुत दूर तक, दूर की डिस्टेंस तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह तो गैस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, पढ़िए।
क्या क्या बोला मैंने? गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब यहाँ पर आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित है, यानी दोनों ही निश्चित है। किसी भी गैस को आप जिस भी कंटेनर में डाल दो, जैसे हमने द्रव के केस में बोला, वो उसी कंटेनर का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना? आपने किसी, सपोज ये स्क्वायर है आपका, इस स्क्वायर वाले बॉक्स में डाला, उसका शेप ले लिया, मतलब वर्गाकार किसी डब्बे में डाला, उसका ले लिया। इस रेक्टेंगुलर किसी बॉक्स में डाला, यानी आयताकार डब्बे में डाला किसी, तो उसका आकार ले लिया। ठीक है ना? कोई इस प्रकार था, उसमें डाला, उसका ले लिया। ठीक है ना? तो अलग अलग कंटेनर में डाल रहे हैं तो उसी का ये शेप ले लेगा। ठीक है ना? रेक्टेंगुलर, और इससे क्या मतलब है आपका? क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है? कुछ ऐसा प्रिज्म के आकार का होगा, कुछ आपका स्फेयर की तरह होगा। सेम गैस है, गैस एक ही है, आप उसको जिस भी वेसल में डाल रहे हो वो उसी का आकार ग्रहण कर रहा है। तो यानी आकार निश्चित नहीं। जैसे हमने जल में बोला था ना, द्रव अवस्था में बोला था, पानी के रूप में जब हम उसे देख रहे थे, हमने बोला जिस भी बर्तन में डाल रहे हैं उसका आकार ले रहा है। तो गैसीय अवस्था में भी पदार्थ यही करेगा। जब पानी से भाप बन गई तो वो भाप भी यही करेगी कि सभी जिस भी बर्तन में डाली जा रही है उसी का आकार ग्रहण करेगी। ठीक है? दूसरा, हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम, आयतन भी इसका निश्चित नहीं है। यानी अगर आपने थोड़ी सी गैस, ये छोटा है ये बड़ा है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें आपने जितनी गैस डाली वो इसका पूरा जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो ऑक्यूपाई करेगी। इससे आपने सेम उतनी ही मात्रा में गैस इसमें ट्रांसफर करी तो इसका भी वो पूरा आयतन ग्रहण करेगी। ठीक है? जैसे मैंने इसमें बोला था कि यहाँ पर इतना ग्लास का जो वाटर है वो इतना पार्ट कवर कर रही है ग्लास का। जब हमने 1 लीटर की बोतल में डाला तो उसने कम ग्रहण किया, जब हमने 250 ml में डाला तो उसने पूरा भर दिया, लेकिन आयतन उतना ही था 250 ml। अगर यहीं पर गैस होती तो इसको पूरा फिल करती। ठीक है? इससे बड़े किसी वेसल में डालती तो उसको भी वो पूरा फिल करती। क्यों? क्योंकि जो कण है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और मूव करेंगे तो कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे। ठीक है? जो बर्तन की दीवार है उन पर जाकर के टकराएंगे। ठीक है ना? इस तरह से आपको गैसीय अवस्था में जो पदार्थ है उसके गुण देखने को मिलेंगे। गैसेज हैव अ लोअर डेंसिटी देन अदर स्टेट ऑफ मैटर सच एज सॉलिड्स एंड लिक्विड, देन there is a great deal of empty space between particles which have a lot of kinetic energy and are not particularly attracted to one another. Okay? ये एक दूसरे से particularly attracted नहीं है और दूसरा kinetic energy की बहुत अधिक। ठीक है ना? चलिए, तो आज के सेशन में ठोस और द्रव को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। तीसरी अवस्था पर भी हमने बात की, गैसीय अवस्था पर। आज के सेशन में जीआईसी रिखणी खाल के बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लास अटेंड की, और सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। आने वाले सेशन में हम लोग गैसीय अवस्था पर बात करेंगे। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।